सुमन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। हम लोग इस वीडियो के अंदर में क्लास 12 का जो इंटरमीडिएट एग्जाम होने वाला है 2027 में, उसके लिए जो पिछले कई वर्षों के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया उन प्रश्नों को लेकर आए हैं। और हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पर एक क्वेश्चन लेंगे लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन जो होगा वो कई प्रश्नों उसके अंदर में रहेगा, जिससे कि आने वाले दिनों में एग्जाम के अंदर बैठेंगे तो सीधा सीधा प्रश्न वहां से आप लोगों को एग्जाम के अंदर देखने के लिए मिलेगा। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं, आप लोगों को अंत तक बने रहना। देखिए पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न पूछा गया कि मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर बसा है। सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया मोहनजोदड़ो से संबंधित। और ये जो मोहनजोदड़ो है सिंधु घाटी सभ्यता, ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध स्थल है, सबसे बड़ा स्थल है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो हम लोग इसमें सबसे पहला चीज जो पढ़ेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता, ये जो मोहनजोदड़ो है ये सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता बोलिए, या इसी को आप लोग हड़प्पा सभ्यता बोलिए। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। ठीक है, आपको सीधा सीधा प्रश्न यहाँ पर ध्यान रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो वह है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का खोज जो हुआ है, मोहनजोदड़ो का खोज हुआ है 1922 में। मोहनजोदड़ो का खोज कब हुआ, 1922 में। और इसका जो खोज किया है वो क्या है, राखल दास बनर्जी। राखल, इसका खोज किसने किया है, तो राखल दास बनर्जी के द्वारा इनका खोज किया गया है। राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का खोज किया है, किस वर्ष, 1922 में। और ये जो मोहनजोदड़ो है, अगर नदी की बात किया जाए तो ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, किस नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे है। और कहां पर यह है, वर्तमान समय की बात करें तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, वर्तमान समय में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है मोहनजोदड़ो। ठीक, मोहनजोदड़ो जो है, इसी मोहनजोदड़ो को सिंधी भाषा में कहा जाता है मृतकों का टीला। सिंधी भाषा में क्या कहा जाता है, सिंधी भाषा में कहा जाता है मृतकों का टीला। सिंधी भाषा में इसी को क्या कहा जाता है, मृतकों का टीला। तो यहाँ से भी प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, बताइए मृतकों के टीला के नाम से किसको जानते हैं। तो हम लोग आंसर करेंगे मृतकों का टीला के नाम से जो जानते हैं वो मोहनजोदड़ो को जानते हैं। मोहनजोदड़ो का खोज कब हुआ, तो 1922 में। इसका खोज किसने किया है, राखल दास बनर्जी ने। नदी की बात किया जा रहा है तो नदी किस नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे, वर्तमान समय में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। और इसी मोहनजोदड़ो को सिंधी भाषा में क्या कहा जाता है, मृतकों का टीला के नाम से जानते हैं मोहनजोदड़ो को। ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक और स्थल आप लोग याद रखिए जिसका नाम है लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का ही प्रमुख स्थल है लोथल। ठीक है, लोथल की बात करें तो लोथल जो है इसका खोज जो हुआ है 1955 में, 1955 में। और इसका जो खोज किया है वो किया है रंगनाथ राव के द्वारा। लोथल का खोज किया गया है किस वर्ष, तो 1955 में। और ये लोथल जो है वर्तमान समय में गुजरात राज्य के अंदर है। वर्तमान में कहां पर है, गुजरात में। और नदी की बात किया जाए किस नदी के किनारे स्थित है, नदी जो है यहाँ पर आप लोग आंसर कीजिएगा, नदी है भोगवा नदी, भोगवा नदी के किनारे है। और लोथल क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों हम लोग इसको पढ़ते हैं, इसलिए पढ़ते हैं लोथल में सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह हुआ करता था। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह हुआ करता था, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था, सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह था वो बंदरगाह लोथल में था। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था, तो लोथल में। और यहाँ पर लोथल में बंदरगाह होने के कारण ही सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापारिक राजधानी कहा जाता है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापारिक राजधानी। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का व्यापारिक राजधानी, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का व्यापारिक राजधानी। व्यापारिक, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की व्यापारिक राजधानी किसको कहते हैं, तो वो लोथल को कहते हैं। ठीक है, लोथल को क्यों कहते हैं, क्योंकि यहीं पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह हुआ करता था, इसलिए लोथल को सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापारिक राजधानी यानी वाणिज्यिक राजधानी के नाम से जानते हैं। ठीक है, इतना
एक सवाल इसमें और याद रखना है, यहाँ पर हम लोग पढ़े सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। ये तो वर्तमान समय में कहाँ पर है, ये वर्तमान समय में सिंध पाकिस्तान में है। अगर इसी प्रश्न में पूछा जाए सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल, भारत में सबसे बड़ा स्थल, हड़प्पा सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल, यहाँ पर क्या प्रश्न है, यहाँ पर प्रश्न ये है कि हड़प्पा सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो वो है राखीगढ़ी। हड़प्पा सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, राखीगढ़ी। और ये राखीगढ़ी कहाँ पर है, तो ये याद रखिएगा, राखीगढ़ी वर्तमान समय में हरियाणा राज्य के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कितना प्रश्न हो गया, मोहनजोदड़ो से संबंधित प्रश्न था। एक सवाल अगर आप लोग लेंगे तभी और आ जाएगा, इसमें आप लोग इसको देख ही लीजिए। हड़प्पा सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का पहला खोजा गया स्थल, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल जो है वो है हड़प्पा। हड़प्पा का खोज कब हुआ, 1921 में हड़प्पा का खोज हुआ। इसका खोज किसने किया था, इसका खोज किया था दयाराम साहनी ने, इसको भी याद रखिए। हड़प्पा का खोज किसने किया, दयाराम साहनी ने। किस नदी के किनारे है, तो रावी नदी के किनारे है। और हड़प्पा भी वर्तमान समय में कहाँ पर है, ये पाकिस्तान में। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल कौन सा है, तो खोजा गया पहला स्थल है हड़प्पा, जिसका खोज 1921 में हुआ। इसका खोज दयाराम साहनी ने किया है। नदी की बात किया जाए तो रावी नदी। क्लियर है इतना। तो ये जितना भी प्रश्न था इसी प्रश्न से रिलेट कर रहा था। एक प्रश्न था उसका एक्सप्लेनेशन था। अगर इससे आप लोग 1 बाय 1 करके क्वेश्चन निकाले तो ये मान के चलिए कम से कम 10 से 12 सवाल होने वाला है। और वही सवाल होने वाला है जो एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो हम अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न को पढ़ने के पहले आप लोगों के लिए एक प्रश्न है जिसका जवाब भी आप लोगों को कमेंट में देना। आप लोगों के लिए सवाल ये है कि बताइए भारत में मुगल वंश की स्थापना किसने किया था, भारत में मुगल वंश की स्थापना किसने किया था, इसका जवाब आप लोगों को कमेंट में बताना। ठीक है, दूसरा प्रश्न जो पूछा गया था, दूसरा प्रश्न पूछा गया था कि पलासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था। पलासी का युद्ध, पलासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था, पलासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था, ये प्रश्न है। पलासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था। ठीक है, पलासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था, इसको हम लोग पढ़ेंगे। पलासी का युद्ध के बारे में बात करें तो पलासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को। पलासी का युद्ध कब हुआ, 23 जून 1757 को पलासी का युद्ध होता है। और पलासी का युद्ध जो 23 जून 1757 को हुआ था, ये युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, तो आप लोगों को याद रखना है रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के तत्कालीन नवाब थे सिराजुद्दौला। रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में पलासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। और इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया था। सिराजुद्दौला जो थे बंगाल के तत्कालीन नवाब थे, तो इस सिराजुद्दौला को रॉबर्ट क्लाइव ने पराजित कर दिया था। और इस तरह से बंगाल में पहली बार किसी अंग्रेज सिपाहियों के द्वारा यानी अंग्रेज शासकों के द्वारा किसी भी युद्ध में जीता गया था। और इसके बाद भारत में पहली बार औपनिवेशिक शासन व्यवस्था स्थापित किया था। इसको भी याद रखिएगा, औपनिवेशिक शासन व्यवस्था स्थापना किया था। औपनिवेशिक शासन व्यवस्था की स्थापना किया गया था। औपनिवेशिक शासन व्यवस्था की स्थापना किस युद्ध के बाद किया गया, तो सीधा आंसर करेंगे पलासी का युद्ध। अगर पलासी के बारे में हम लोग बात करें तो ये पलासी जो है क्षेत्र कहाँ पर है, पलासी का जो क्षेत्र है ये बंगाल में है। पलासी का क्षेत्र कहाँ पर है, तो आप लोगों को याद रखना ये बंगाल का क्षेत्र है। अगर आप लोग पलासी का युद्ध पढ़ लिए तो एक प्रश्न यहाँ पर और बनता है आप लोगों के लिए, और वो प्रश्न है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध, इसको भी पढ़ना जरूरी है। बक्सर का युद्ध कब हुआ था,
बक्सर का युद्ध के बारे में बात करें तो बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को। बक्सर का युद्ध कब हुआ? बक्सर का युद्ध हुआ 22 अक्टूबर 1764 को। और इस बक्सर के युद्ध में भी अंग्रेजों की जीत हुई थी। और उसके बाद बक्सर के युद्ध के बाद एक संधि होती है जिसका नाम है इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की जो संधि हुई, इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 में। और इसी इलाहाबाद की संधि के द्वारा बक्सर युद्ध समाप्त हुआ। इस बक्सर का जो युद्ध समाप्त हुआ इलाहाबाद की संधि के द्वारा, इस इलाहाबाद की संधि के द्वारा अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का पूरा दीवानी अधिकार अंग्रेजों के पास चले गया। प्रश्न पूछा जाता है, बताइए किस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने पूरा दीवानी अधिकार बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर लिया था? तो वो है बक्सर का युद्ध। प्रश्न आएगा कि बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ? तो बक्सर का युद्ध हुआ 22 अक्टूबर 1764 को। बक्सर का युद्ध जो हुआ था किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ? इलाहाबाद की संधि के द्वारा। इलाहाबाद की संधि किस वर्ष हुआ? तो सीधा सीधा हम लोग आंसर करेंगे, इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 में। ठीक है, ये सारा चीजों को आप लोगों को ध्यान रखना है। इसमें देखिए एक प्रश्न था, प्लासी का युद्ध से हम लोग शुरू किए। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच। इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को पराजित किया और उसके बाद औपनिवेशिक शासन व्यवस्था स्थापना किया। ये जो पलासी है कहाँ पर है? तो बंगाल का क्षेत्र में है पलासी। और इसके बाद हम लोग पढ़े बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब हुआ? 22 अक्टूबर 1764। और बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल दीवानी अधिकार बंगाल के साथ साथ में बिहार, उड़ीसा और बंगाल, ये पूरे क्षेत्र पर जो है दीवानी अधिकार अंग्रेजों का हुआ। और बक्सर का युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ? इलाहाबाद की संधि के द्वारा समाप्त हुआ। इतना हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? महाजनपद का उदय किस शताब्दी में हुआ था? महाजनपद, इसके बारे में समझिए। महाजनपद के बारे में बात करें तो महाजनपद का जो उदय हुआ था ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व होता है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपद का उदय हुआ। ये जो महाजनपद है इसके बारे में, महाजनपद के बारे में जानकारी कहाँ से मिलता है? एक बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध धर्म का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसको हम लोग बौद्ध ग्रंथ के नाम से जानते हैं। बौद्ध ग्रंथ का नाम है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय एक बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, और एक है जैन ग्रंथ। जैन धर्म का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसको जैन ग्रंथ के नाम से जानते हैं। और जैन ग्रंथ का जो नाम है भगवती सूत्र। तो इस दोनों में, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र के अंदर 16 महाजनपद के बारे में चर्चा किया गया। कितने महाजनपद? 16 महाजनपद। 16 महाजनपद के बारे में चर्चा किया गया। 16 महाजनपद के बारे में 16 महाजनपद के बारे में चर्चा किया गया है। तो यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है। 16 महाजनपद के बारे में चर्चा किया गया है। ठीक है, तो यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है, बताइए किस बौद्ध धर्म का कौन सा ग्रंथ जिसके अंदर में कि 16 महाजनपद की चर्चा किया गया? ये बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। और उसी तरह से अगर जैन ग्रंथ के बारे में बात कर ले तो जैन ग्रंथ कौन सा? भगवती सूत्र। इस दोनों ग्रंथों में 16 महाजनपद की चर्चा किया गया है। ठीक है, तो 16 महाजनपद जो है इसके अंदर कुल मिला के प्राचीन काल में यानी कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व इस 16 महाजनपद की चर्चा की गई थी। 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो है, सबसे शक्तिशाली महाजनपद की बात करें, सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो है, सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो था वो था मगध। सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा है? मगध। और इस मगध की राजधानी के बारे में बात करें, मगध की जो राजधानी थी वो थी गिरिब्रज या इसी को बोलते हैं राजगिरी या राजगिरी। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा है? मगध।
और मगध की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? गिरिब्रज या राजगिरी। दूसरा जो जनपद आप लोग याद रखेंगे वो अंग महाजनपद। अंग महाजनपद, अंग महाजनपद के बारे में बात करें तो भागलपुर, मुंगेर और बांका, वर्तमान का भागलपुर, मुंगेर, बांका, ये वाला जो एरिया है इस क्षेत्र को अंग महाजनपद कहा जाता था। और इस अंग महाजनपद की जो राजधानी थी, अंग महाजनपद की राजधानी थी चंपा। इसको भी याद रखिएगा। एक और आप लोगों को याद रखना है, बिहार के अंदर है वैशाली। वैशाली, इसको भी याद रखिएगा, है ना, वैशाली। इस तरह से ये पूरा महाजनपद हो गया, 16 महाजनपद था। और 16 महाजनपद जो है उसमें से बिहार के अंदर में 3 महाजनपद। पहला आप लोग मगध याद रखिएगा। मगध जो है 16 महाजनपद में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। अंग जो है, अंग भागलपुर, मुंगेर, बांका, ये वाला जो क्षेत्र है वर्तमान का, इसी को उस समय अंग के नाम से जाना जाता था, जिसकी राजधानी चंपा हुआ करती थी। तो ये सारा सवाल हो गया। यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा गया था? महाजनपद का उदय किस शताब्दी में हुआ था? महाजनपद का उदय हुआ 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। और इस महाजनपद के बारे में जो जानकारी मिलता है, जिसके एक प्रसिद्ध है बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र। अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ और भगवती सूत्र जैन ग्रंथ, इन दोनों के अंदर में महाजनपद के बारे में चर्चा की गई है। और महाजनपदों की संख्या कितना था? तो कुल मिला के 16 महाजनपद था। ठीक है, तो इन सभी चीजों को भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगले प्रश्न के पहले आप लोगों के लिए एक प्रश्न आप लोगों को बताना है। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म स्थली कौन सा है? गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, उसका जन्म स्थली। और इसमें प्रश्न पूछा ही गया है गौतम बुद्ध से। गौतम बुद्ध पूछा गया कि गौतम बुद्ध ने, यानी महात्मा बुद्ध ने, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ये प्रश्न पूछा गया। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश, पहला उपदेश या प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध के बारे में बात करें तो गौतम बुद्ध के बारे में जो 4 स्थान है जो मुख्य रूप से हम लोगों को याद रखना है। 4 स्थान। पहला लुम्बिनी, पहला लुम्बिनी, और ये लुम्बिनी कहाँ पर है? कपिलवस्तु लुम्बिनी, और ये दोनों जगह जो है यानी कि कहाँ पर है? नेपाल में। ये क्यों हम लोग याद रखेंगे? क्योंकि यहीं पर 563 ईसा पूर्व महात्मा बुद्ध का, यानी गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। पहला जगह जो हम लोग याद रखेंगे लुम्बिनी, जो कपिलवस्तु नेपाल में है। यहाँ पर 563 ईसा पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। दूसरा स्थान जो याद रखेंगे, बोध गया क्यों याद रखेंगे? बोध गया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोध गया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर? तो बोध गया में। और बोध गया में अगर नदी की बात किया जाए, किस नदी के किनारे? तो निरंजना यानी फल्गु नदी के किनारे। निरंजना यानी फल्गु नदी के किनारे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। दूसरा स्थान ये हो गया। तीसरा स्थान जो याद रखेंगे हम लोग सारनाथ। सारनाथ क्यों याद रखेंगे? क्योंकि इसी सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था। महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश, महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश जो दिया वो कहाँ दिया था? सारनाथ में। प्रथम उपदेश महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया? तो महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। सारनाथ के ही साथ साथ आप लोग याद रखिएगा श्रावस्ती क्यों याद रखेंगे? तो श्रावस्ती में महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए। दोनों अलग अलग प्रश्न हैं। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए, महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिया था, तो हम लोग करेंगे कोसल देश की राजधानी श्रावस्ती।
और वैसे अगर प्रश्न पूछ दे महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ में। और चौथा जो नाम हम लोग याद रखेंगे जगह, वो याद रखेंगे कुशीनगर। कुशीनगर, कुशीनगर, कुशीनगर जो है ये देवरिया उत्तर प्रदेश में है। देवरिया उत्तर प्रदेश में है। ये क्यों याद रखेंगे, यहाँ पर महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गया था। ये 483 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व महात्मा बुद्ध की मृत्यु। महात्मा बुद्ध की मृत्यु, महात्मा बुद्ध की मृत्यु जो हुआ वो कब हुआ था, तो 483 ईसा पूर्व। कहाँ पर हुआ था, कुशीनगर में। और कुशीनगर कहाँ पर है, देवरिया उत्तर प्रदेश में। तो ये 4 स्थान हो गया जो कि गौतम बुद्ध से संबंधित है, और चारों स्थान को हमेशा आप लोगों को याद रखना है। पहला लुम्बिनी जो कपिलवस्तु में है, अरे कपिलवस्तु लुम्बिनी कहाँ पर है, नेपाल में, जहाँ पर कि 563 ईसा पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। दूसरा स्थान बोध गया, ये बोध गया बिहार में, इसको भी याद रखिए, ये बोध गया बिहार में है। और यहाँ पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किस नदी के किनारे, तो निरंजना नदी यानी फल्गु नदी के किनारे। सारनाथ, सारनाथ उत्तर प्रदेश में है। महात्मा बुद्ध को यहाँ पर महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था। प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, जबकि सर्वाधिक उपदेश जो दिया वो कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया। और कुशीनगर हम लोग क्यों याद रखें, कुशीनगर हम लोग इसलिए याद रखें, कुशीनगर जो है ये यहाँ पर 483 ईसा पूर्व महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गया था, जो कि देवरिया उत्तर प्रदेश में है। ये सारी चीजों को आप लोगों को याद रखना है। थोड़ा अगर और भी इस पर डिटेल हम लोग जाए, महात्मा बुद्ध का जन्म होता है कब, 563 ईसा पूर्व। कहाँ पर, कपिलवस्तु लुम्बिनी नेपाल में। और गौतम बुद्ध के बचपन का जो नाम था वो सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ। और इसके जो पिता थे, गौतम बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोधन, और ये शुद्धोधन शाक्यगण के मुखिया थे। और इनकी माता का नाम था महामाया, जो कि कौलिय वंश की थी। और गौतम बुद्ध का जन्म के 7वें ही दिन इनकी माता महामाया की मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद इनका लालन पालन इसकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया था। और इनकी पत्नी का नाम की बात करें तो इनके पत्नी का नाम था यशोधरा, और इनसे इनको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी जिसका नाम है राहुल। तो इन सभी चीजों को भी याद रखना है। गौतम बुद्ध जब अपने घर को त्याग करके संन्यास जीवन को व्यतीत करने के लिए निकले, तो बौद्ध धर्म में इसको जो कहा जाता है वो क्या कहा जाता है, वो आप लोगों को कमेंट में बताना है, ठीक है। तो हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया। अगला प्रश्न जो पूछा गया था, अगला प्रश्न आया था कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब लौटे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब लौटे, यह प्रश्न था। गांधी जी, ये प्रश्न पूछा गया था, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब लौटे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब लौटे, भारत वापस कब लौटे, ये प्रश्न पूछा गया था। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब लौटे, ठीक है। तो पहले आप लोगों को समझना पड़ेगा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए कब थे और क्यों गए थे। भारतीय इतिहास की बात करें तो भारतीय इतिहास में 1893 का जो वर्ष है बेहद ही महत्वपूर्ण है। 1893 का वर्ष महत्वपूर्ण इसलिए है, पहला चीज जो हम लोगों को याद रखना, 1893 के वर्ष में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे। दक्षिण अफ्रीका गए थे, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे, अफ्रीका गए थे। अब कहिएगा कि क्यों गए थे। तो गांधी जी के एक मित्र थे जिसका नाम था सेठ अब्दुल्ला, और सेठ अब्दुल्ला जो थे वो एक व्यापारी थे। तो इनके वकालत के सिलसिले में गांधी जी पहली बार दक्षिण अफ्रीका 1893 के वर्ष में गए थे, ठीक है। तो आप लोगों को याद रखना उस समय गांधी जी वकालत करते थे, एक वकील थे। तो सेठ अब्दुल्ला जो थे व्यापारी, इन्हीं की वकालत के सिलसिले में गांधी जी पहली बार दक्षिण अफ्रीका 1893 के वर्ष में गए थे। दूसरा चीज जो याद रखना हम लोगों को, 1893 के वर्ष में स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद
स्वामी विवेकानंद शिकागो गए थे। शिकागो में सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लेने, सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे। शिकागो में सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लेने गए थे, तो इसको भी याद रखिएगा। स्वामी विवेकानंद शिकागो में सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे किस वर्ष? 1893 में। और ये जो शिकागो है, ये शिकागो अमेरिका में है। अमेरिका का एक बड़ा शहर है शिकागो, और इसी शिकागो में सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया था 1893 में। जो भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व करने के लिए कौन गए थे? तो स्वामी विवेकानंद। एक सवाल इसमें और याद रख लीजिएगा, स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन इनका प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को मनाया जाता है। जन्मदिन कब मनाया जाता है? जन्मदिन प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को मनाया जाता है। और 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो ये भी याद रखें, राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस, सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाएगा, राष्ट्रीय युवा दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाते हैं? तो हम लोग आंसर करेंगे 12 जनवरी को। क्लियर है? और दूसरा चीज हो गया। तीसरा चीज जो याद रखिएगा, 1893 के वर्ष में एनी बेसेंट भारत पहली बार आई थी। एनी बेसेंट भारत पहली बार आई थी। भारत पहली बार आई थी। एनी बेसेंट भारत पहली बार आई थी। और भारत में भी कहाँ पर आई थी ये भी ध्यान रखिएगा। एनी बेसेंट भारत में जो आई थी वो मद्रास के अडियार में आई थी। मद्रास के अडियार में क्यों आई थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी एक संगठन था, और इसी थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी हुई थी एनी बेसेंट। और इस थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो हेडक्वार्टर था इसी मद्रास के अडियार में था। इसीलिए एनी बेसेंट आयरलैंड से भारत पहली बार 1893 के वर्ष में आई थी। एनी बेसेंट केवल भारत में आई ही नहीं, बल्कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भी इनकी बड़ी भूमिका है। और साथ ही साथ आयरलैंड से आकर के भारत में राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेना और कांग्रेस की सदस्य बनना, सदस्य ही नहीं बनना बल्कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी बनी। तो आप समझ लीजिए एनी बेसेंट का क्या रोल रहा होगा। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। किस वर्ष? 1917 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जो कलकत्ता में हुआ था, इस अधिवेशन की अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट। और इसी एनी बेसेंट के सहयोग से 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, और इस लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस गरम दल और नरम दल का पुनर्मिलन हुआ था। 1907 में कांग्रेस का फूट हुआ था। कांग्रेस दो दलों में विभाजित हो गया था, गरम दल और नरम दल, जो कि सूरत में अधिवेशन हुआ था। यही सूरत फूट एक बार फिर से मिलन हुआ कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन में, जिसमें सबसे बड़ा रोल था एनी बेसेंट का। इसीलिए एनी बेसेंट हमारे इतिहास के लिए, भारतीय इतिहास के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। और इसी एनी बेसेंट ने भारत में आकर के होम रूल लीग आंदोलन का प्रचार प्रसार किया। उन्होंने विचार सर्वप्रथम दिया। इस सारा चीज जो है बेहद ही महत्वपूर्ण है एनी बेसेंट के लिए और हम लोगों के लिए, इसलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं और आपको यहाँ से प्रश्न एग्जाम के अंदर देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो ये सारा कहानी 1893 के वर्ष में थी। यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा गया? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब लौटे? आप लोगों को याद रखना है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे 9 जनवरी 1915 को। 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आप लोग भी याद रखिएगा, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? तो आप लोगों को ध्यान रखना, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, हम लोग